Hello students, how are you all? So we have already started the macroeconomics concept of our CUT syllabus. तो macroeconomics में हमने बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे थे फ्लो स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये सब हम कर चुके थे. लास्ट क्लास में हमने फैक्टर इनकम्स के बारे में जाना कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, नॉन फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, जीडीपी के बारे में जाना कि जीडीपी क्या होती है, और फिर नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ये हमने डिटेल में लास्ट क्लास में जाना था. अब जैसे हमने जीडीपी पढ़ा, इसी तरह जीडीपी से रिलेटेड टोटल एग्रीगेट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं, और आज जो है हम उन 8 एग्रीगेट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ में उन 8 एग्रीगेट्स को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम जानेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, कुछ एग्रीगेट जो होते हैं वो मार्केट प्राइस पर होते हैं और कुछ एग्रीगेट जो होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं. मार्केट प्राइस का मतलब है कि वो मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हैं, अब आप उनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, वो सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं. फैक्टर कॉस्ट का मतलब है वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है सेल के, लेकिन फैक्ट्री के लेवल पर वो प्रोड्यूस, उनका प्रोडक्शन जो है वो हो चुका है, यानी प्रोडक्शन हो चुका है, तैयार है, रेडी है, लेकिन मार्केट में अभी सेल करने के लिए वो नहीं आया है या फिर अवेलेबल नहीं है. तो मार्केट प्राइसेस पे और फैक्टर कॉस्ट में बेसिकली 8 हमारे टोटल एग्रीगेट्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? अगर मार्केट प्राइस पे देखा जाए तो जीडीपी एमपी, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी एमपी, जीएनपी मतलब ग्रॉस national product, NNP-MP means net national product and NDP-MP means national net domestic product at market price. क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सारे एग्रीगेट्स जो हैं ये हमारे फैक्टर कॉस्ट पर गिवन है. कौन कौन से हैं? जीडीपी. अब याद रखिए, देखिए पहला जो जी है, यहाँ पर जो जी है वो ग्रोस के लिए कहा जाता है. किसके लिए कहा जाता है? ग्रोस के लिए कहा जाता है. एन जो है इसमें फर्स्ट एन जो है N1 जिसकी हम बात करें वो नेट के लिए यूज किया जाता है. किसके लिए यूज किया जाता है? नेट के लिए यूज किया जाता है. अगर बीच में देखें डी है तो डी हमारा यूज किया जाता है डोमेस्टिक के लिए, और N2 है जो नेक्स्ट एन है वो हमारा नेशनल के लिए यूज किया जाता है, और पी हमारा हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है. क्या होता है? हमेशा प्रोडक्ट होता है. क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यहां से जब पहला जी आता है तो ग्रॉस, यानी ग्रॉस, डी किसके लिए? डोमेस्टिक, और पी हमारा प्रोडक्ट है. एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, और फैक्टर एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट. तो टोटल हम 8 एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं. नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड टोटल जो हैं वो 8 एग्रीगेट्स हैं. अब बात करते हैं कि इनमें से सर किसको नेशनल इनकम कहेंगे और किसको डोमेस्टिक इनकम कहेंगे. तो अगर इन एग्रीगेट्स की बात की जाए तो आपका जो NNP-FC होता है, ये जो आपका होता है NNP-FC जो होता है, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं. क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं. और NDP-FC को हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. समझ में आया? अगर जब आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए या पूछा जाए बताइए नेशनल इनकम कैलकुलेट कीजिए, तो याद रखिए नेशनल इनकम का मतलब होता है NNP-FC और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है NDP-FC. ये याद रखिएगा. NNP-FC सिंबल है जो सिंबलाइज्ड है, ये करता है नेशनल इनकम को, और NDP-FC जो है ये करता है आपके डोमेस्टिक इनकम को. अब न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कोई भी एग्रीगेट वो कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं. वो हम फॉर्मूला बेस देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं. यानी अगर आपके पास एक चीज़ अवेलेबल है, GDP MP अवेलेबल है और कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है, तो आप ये 8 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्क क्या है? फर्क क्या है? कुछ वैल्यूज ग्रोस पर हैं तो कुछ वैल्यूज नेट पर हैं. अगर आप यहाँ चेंजेस देख पा रहे हो, कुछ वैल्यूज ग्रोस पर हैं तो कुछ वैल्यूज नेट पर हैं. ओके. अब कुछ वैल्यूज डोमेस्टिक पर हैं तो कुछ वैल्यूज किस पर हैं? नेशनल पर हैं. किस पर हैं? नेशनल पर हैं. अब कुछ वैल्यूज मार्केट प्राइस पर हैं तो कुछ वैल्यूज किस पर हैं? फैक्टर कॉस्ट पर हैं. तो इसका मतलब है 8 जो हैं ये एग्रीगेट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन 8 को हम एक दूसरे से चेंज भी कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम सीखने वाले हैं. ओके.
आई होप यू अंडरस्टैंड। टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं? 8 होते हैं। कुछ मार्केट प्राइस पर होते हैं तो कुछ फैक्टर कॉस्ट पर होते हैं ना। मार्केट प्राइस पर कब लाया जाए, फैक्टर कॉस्ट पर कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो याद रखिए, सबसे पहला है हमारा ग्रॉस और नेट। सबसे पहला क्या है हमारा? ग्रॉस और नेट, जिसको हम जी कह रहे थे, और इसको कन्वर्ट अगर हम करते हैं किसमें? नेट में, जिसको हम एन कह रहे थे, तो क्या करते हैं? N1 कह रहे थे। यानी अगर कोई चीज ग्रॉस पर है तो उसमें नेट पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल। कोई ग्रॉस, आपने मोबाइल फोन लिया, ग्रॉस का मतलब होता है, मैं पहले भी आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं, ग्रॉस का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर आपने उसको परचेज किया। नेट वैल्यू का मतलब होता है करंट वैल्यू, जो अभी उसका वैल्यू है। तो इन बीच का जो डिफरेंस होता है बेसिकली वो होता है किस चीज का? डेप्रिसिएशन का। किसका होता है? डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ग्रोस से नेट में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। इस डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ग्रोस पे कोई चीज है तो उसको नेट पे अगर लेके आना है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली होता है आपका डेप्रिसिएशन, या फिर आप उसको कह सकते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर ग्रोस में कोई चीज है और ग्रोस को आपको एन में लेकर आना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो नेट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे? उसमें से डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देंगे। क्लियर है? अगर आप ऑपोजिट देखिए, अभी ऑपोजिट देखने का मतलब है अगर मुझे नेट से ग्रोस में जाना है तो क्या करूंगा? वेरी सिंपल, मैं इसका ऑपोजिट कर दूंगा। यहां पर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा था, अब मेरे पास नेट वैल्यू है, नेट वैल्यू से वापस ग्रोस में जाना चाहता हूं तो मैं क्या कर दूंगा? मैं इसको क्या कर दूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर आप कह सकते हो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? दोनों सेम चीजें हैं। जब आपको ग्रोस से नेट में आना है, यानी किस में आना है? ग्रोस से नेट में आना है, तो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे। अगर नेट से ग्रोस में जाना है तो डेप्रिसिएशन आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए, मान लीजिए आपके पास गिवन है GDP-MP, ठीक है, और मुझे लेकर आना है, कन्वर्ट करना है NDP-MP। क्या करना है? NDP-MP, या फिर आप ऐसे कहो आपके पास NDP-MP गिवन है और मुझे करना है GDP-MP निकालना है। क्लियर है? तो वो निकालने के लिए अब देखो क्या फर्क है, बाकी का सब सेम है, बस ये N है, ये ग्रॉस है, यानी ये ग्रॉस पर है और ये नेट पर है। अगर मुझे नेट को ग्रॉस में करना है, यानी इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो नेट को ग्रॉस में करने के लिए क्या करूंगा? मैं प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना। क्लियर है? डोमेस्टिक पे है कोई चीज जिसको हम डी कहते हैं, और इसको कन्वर्ट करना है हमको किस में? नेशनल में। अब नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम नेक्स्ट एन कहते हैं या फिर N2 कहते हैं, जो मिडिल में आता है आपका, अब करने के लिए क्या फर्क है? ग्रोस का मतलब होता है आपका बेसिकली डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अगर आप उसको नेशनल बना देते हो तो आप अब्रोड्स की भी ट्रांजेक्शन्स उसमें इनकम्स को ऐड कर लेते हो। और हम कौन सी इनकम्स इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? फैक्टर इनकम्स की नॉन फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम से इंक्लूड करते हैं। याद रखिए, डोमेस्टिक मतलब विद इन दी बाउंड्रीज, नेशनल का मतलब है बाउंड्रीज को ओपन कर देना, बाहर की ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड कर देना, बाहर की इनकम्स को भी इंक्लूड कर देना। जब बाहर की इनकम की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ फैक्टर इनकम की बात करते हैं, नॉन फैक्टर इनकम की बात नहीं करते हैं। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा कि सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो डोमेस्टिक से अगर नेशनल में आना है तो हम इसमें ऐड कर देंगे नेट नेशनल, सॉरी, इसमें आप ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या कर देंगे? नेट फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी फैक्टर इनकम अब्रोड से कितनी हुई है वो आप यहां पर प्लस कर दोगे। याद रखिए एक चीज यहां पर माइनस होगी, वो यहां पर माइनस आपकी जो होगी वो होगी नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्या है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अगर आप देख पा रहे हैं तो किस चीज का फर्क है? फ्रॉम का फर्क है, टू का फर्क है। तो फ्रॉम के को हम ऐड कर रहे हैं, टू के को माइनस कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, फ्रॉम का मतलब है बाहर से हमें इनकम आई, बाहर से क्या हुआ? बाहर से हमें इनकम हुई। और टू का मतलब है हमने बाहर को इनकम दी, इसका मतलब है वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। फ्रॉम का मतलब है वहां से आना पैसा, पैसा आएगा तो उसको हम ऐड करेंगे। टू का मतलब है कि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हमने ज्यादा पैसा बाहर खर्च किया है, ज्यादा पैसा बाहर पेमेंट किया है, इनकम कम हुई है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है हमारा, तो उसको हम टू यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे? यहां पर माइनस कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया? अब इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है इसका? इसका ऑपोजिट है कि अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक में वापस जाना है तो आप क्या करोगे? इसका ऑपोजिट कर दोगे। ऑपोजिट क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे NFIA, शॉर्टकट में हम इसको कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कौन से वाला? फ्रॉम वाला। क्या है? फ्रॉम वाला। एक बात और याद रखिए, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम या टू गिवन ना हो, डायरेक्टली NFIA गिवन हो, तो आप उसको फ्रॉम वाला ही कंसीडर करोगे, यानी पॉजिटिव कंसीडर करोगे, उसको आप इनकम कंसीडर करोगे, ना कि एक्सपेंडिचर कंसीडर करोगे। समझ में आया? और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा यहां पर आप ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम टू वाला ऐड कर दोगे जब आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना, यानी ऑपोजिट कर दोगे। जो चीजें यहां पर ऐड हो रही हैं डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए, उसको आप प्लस कर दोगे, और जो नेशनल से डोमेस्टिक में अगर वापस जाना है तो वो चीजें माइनस कर दोगे। याद रखना, NFIA फ्रॉम वाला ऐड होता है, टू वाला माइनस होता है जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आते हैं, और जब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, फ्रॉम वाला माइनस कर देते हैं और टू वाला ऐड कर देते हैं, यानी एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, इनकम को क्या कर देते हैं? इनकम को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारी जो है ये इनकम होती है NFIA फ्रॉम वाला, और ये हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है NFIA वाला। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब नेट फैक्टर इनकम निकालते कैसे हैं ये भी देख लीजिए। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड कैसे निकालते हैं? NFIA कैलकुलेट कैसे करते हैं? NFIA कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्लियर है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। इसका मतलब फैक्टर इनकम मेरा क्या है? इनकम है अब्रोड से, और फैक्टर इनकम टू मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है अब्रोड से। ये क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर है अब्रोड से। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ लास्ट वन जो हमारा यहां पर बचा है वो हमारा बचा है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे लेकर आते हैं। यानी MP है आपका, मार्केट प्राइस है, और इसको फैक्टर कॉस्ट पर कैसे लेकर आते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो फैक्टर कॉस्ट से FC से मार्केट प्राइस में कैसे लेकर आते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, कोई प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री पर है अभी और उसको मार्केट में लेकर आना है, तो उसके प्राइस में थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, सेम अंतर होगा। यानी फैक्ट्री से अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो वहाँ पर सस्ता मिलता है, मार्केट में अगर वही चीज़ आप परचेज करते हो तो थोड़ा महंगा मिलता है। ऐसा क्यों? क्या मेन डिफरेंस है फैक्ट्री के प्रोडक्ट पर जो अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है और मार्केट में जो प्रोडक्ट है सेल के लिए अवेलेबल है? क्या मेन डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है? टैक्स का डिफरेंस होता है।
किसका डिफरेंस होता है? गवर्नमेंट टैक्स का डिफरेंस होता है। फैक्ट्री पे जो कॉस्ट है, फैक्ट्री पे जो चीज़ है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, जैसे ही वो मार्केट में सेल के लिए आती है उस पर टैक्स इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? टैक्स का डिफरेंस है। तो यहीं पर वो सेम चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। सेम चीज का मतलब क्या है? अगर फैक्ट्री कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट पर अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस करते हैं हम NIT। NIT होता है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम यहां पर ऐड कर देंगे, जब वो मार्केट में आ जाएगा। अगर NIT गिवन नहीं होता है तो NIT कैसे बनता है? NIT बनता है आपका IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, आईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें से माइनस कर देते हैं सब्सिडी, तो हमारा NIT बन जाता है। तो यानी अगर NIT गिवन ना हो तो आप क्या करोगे? आप जो है IT माइनस सब्सिडी देखोगे। यानी IT अगर अलग से गिवन है, सब्सिडी अगर अलग से गिवन है, तो आप IT को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे और उसमें से सब्सिडी माइनस कर दोगे, तो आपका मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। यहीं पर अगर हम ऑपोजिट करते हैं, अगर मार्केट प्राइस पर है और उसको फैक्ट्री कॉस्ट में डालना है तो क्या करना है? मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट में जानने के लिए हम यहां पर माइनस कर देंगे NIT। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे NIT। NIT माइनस करने का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे यहां पर हम, तो अगर सब्सिडीज फॉर्म में लें तो यहां पर क्या आ जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपका माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका सब्सिडी, उसका ऑपोजिट जैसे आप वहां पर कर रहे थे। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप यहां पर कर रहे थे, IT यहां पर ऐड कर रहे थे, सब्सिडी यहां पर माइनस कर रहे थे, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, IT माइनस हो जाएगा और सब्सिडी हमारा यहां पर प्लस हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में? इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको NDPFC की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। मान लीजिए ये गिवन है आपको 1000 रुपीज़। कितना गिवन है? 1000 रुपीज़। आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, या फिर आप कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी उसको कह सकते हैं, वो गिवन है 100। आपका जो यहाँ पर NFIA है उसको आप ऐसे ही ले लीजिए। मैंने कहा अगर फर्म 2 कुछ गिवन नहीं है तो उसका आप फर्म कंसिडर करोगे। NFIA को 200 ले लेते हैं और हमारा जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको 50 ले लेते हैं। और अब यहाँ पर आप कोई भी एक वैल्यू बताओ जो कैलकुलेट करना है, कोई भी आप ले सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पर निकालना है GNP/MP कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? GNP/MP कैलकुलेट करना है। तो आप वो चीज़ पहले लिखिए जो आपको कैलकुलेट करनी है। मुझे कैलकुलेट करनी है GNP/MP, और जो आपको गिवन है, जिस एग्रीगेट की मदद से आपको कैलकुलेट करना है, वो इक्वल टू के बाद में लिखिए, वो क्या है? NDPFC। क्या है? NDPFC। अब सिंपली देखिए, कुछ आपको नहीं करना है। अब आप देखिए ग्रोस है यहाँ पर और यहाँ पर नेट है। मुझे नेट को ग्रोस में लेकर आना, क्योंकि मुझे ये चाहिए। मेरे पास गिवन ये है तो मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना। मुझे चाहिए ग्रोस, मेरे पास गिवन क्या है? नेट। अगर नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करते हैं तो नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? आपने अभी यहाँ पर देखा, क्या करते हैं? नेट को ग्रोस में करने के लिए हम डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है? यहां पर नेट चाहिए मुझे, यहां पर डोमेस्टिक है, यहां पर मुझे नेशनल चाहिए। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए मुझे क्या करना होता है? NFIA प्लस करना होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में गया, मेरा NFIA ऐड हो गया। यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट है और फैक्ट्री कॉस्ट को मुझे मार्केट प्राइस में करना है, तो मार्केट प्राइस में जाने के लिए NIT क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। बस वैल्यूज लिखिए। NDPFC मेरा 1000 है, प्लस डिप्रिशिएशन मेरा 100 रुपये है, प्लस NFIA मेरा 200 रुपये है, प्लस मेरा NIT है 50 रुपीज़ है। टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1350। तो ये वैल्यू मेरी आ गई GNP/MP की। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर एवरीबॉडी? ये मेरी वैल्यू क्या आ गई? GNP/MP की वैल्यू आ गई। इसी तरह आप जो है
8 एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपको इस क्लास के बाद बेसिकली क्या करना है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है। आप ये सेम एग्जाम्पल ले सकते हो, ये सेम थिंग्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ जीएनपी एमपी कैलकुलेट किया है, इसका मतलब 2 एग्रीगेट्स आपके पास आ गए हैं। टोटल एग्रीगेट्स कितने होते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं टोटल, तो 6 जो हैं आपको कैलकुलेट खुद से करने हैं। ये नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन टाइप का, और 6 एग्रीगेट जो हैं वो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया कि नहीं आया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मेथड्स किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली जब हम नेशनल इनकम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या फिर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम या फिर रिलेटेड एग्रीगेट्स, अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो बेसिकली इसके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका, वो है वैल्यू एडेड मेथड। क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। और दूसरा है आपका, वो है आपका इनकम मेथड। और तीसरा जो है आपका वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्लियर है। 3 मेथड से बेसिकली जिनसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है आपका इनकम मेथड, और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब इन तीनों मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, चेक करते हैं हम। देखते हैं, सबसे पहला है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह है। आप यहां पर पहले निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस किया जाता है यहां पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे यहां पर, आप यहां पर माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये जो आपका बनता है, ये बनता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से ये बनता है, माइनस और आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है, आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है वो किससे बनता है आपका, वो बनता है आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो बनता है आपका बेसिकली परचेजेस से। किससे बनता है, परचेजेस। क्लियर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे बनता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हम सेल्स की बात की जाए तो सेल्स 2 चीजों से निकाला जाता है। सेल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, सेल्स आपका निकल सकता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। कैसे आता है, सेल्स, टोटल सेल्स कैसे आता है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स आपका आता है। और अगर चेंज इन स्टॉक की बात की जाए, किस चीज की बात की जाए, चेंज इन स्टॉक की बात की जाए, तो चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट किया जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। और परचेजेस की अगर आप बात की जाए तो परचेज भी कैलकुलेट हो जाता है आपका, परचेज भी कैलकुलेट होकर आता है। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। कैसे हो सकता है, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। तो ये बेसिकली आपका है वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। ये याद रखिए, ओके। ये माइनस है यहाँ पर, और ये एक पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ओके।
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करोगे आप इंटरमीडिएट कंजप्शन से। इंटरमीडिएट कंजप्शन आप परचेजेस कह सकते हो और टोटल परचेजेस आपकी होती हैं डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की जाए तो ये निकल के आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से। अगर सेल्स कैसे निकलती हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, चेंज इन स्टॉक गिवन है वो कैसे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये है अगर आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन ना हो तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी सेल्स एग्जैक्टली टोटल गिवन ना हो तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं लिखा हो, परचेजेस लिखा हो तो आप परचेजेस माइनस कर दोगे। अगर परचेजेस ना लिखा हो तो टोटल परचेजेस आपकी निकलती आती हैं डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। कैसे निकल कर आती हैं, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। तो बेसिकली ये मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट करने का। अब इससे कैलकुलेट करने पर होता क्या है, इससे कैलकुलेट करने पर क्या वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, तो याद रखिए जब आप ये ऐसे कर लेते हो, क्या कर लेते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन जब आप कैलकुलेट कर लेते हो, इंटरमीडिएट कंजप्शन आप जब कैलकुलेट कर लेते हो, कंजप्शन जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आपका कैलकुलेट होकर आता है क्या, GVAMP। ये बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए, ओके, कि जब वैल्यू एडेड मेथड आप कैलकुलेट करते हो, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपका जो फॉर्मेट वहाँ पर निकल के आता है वो आता है GVAMP, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसको आप GDP कंसिडर कर सकते हो, GDP-MP। बोलने में वो, लिखने में GVAMP होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका होता है GDP-MP। क्वेश्चन आ सकता है बताइए वैल्यू एडेड मेथड से कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आता है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आता है, GDP-MP कैलकुलेट होकर आता है, या फिर आप कह सकते हो GVAMP कैलकुलेट होकर आ सकता है। अब मान लीजिए अब आपको नेशनल इनकम यहाँ से कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम हम किसी को बोलते हैं, नेशनल इनकम हम क्या बोलते हैं, तो नेशनल इनकम हमारा होता है NNPFC। क्या होता है नेशनल इनकम हमारा, NNPFC। अब NNPFC लेकिन वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकल कर आया है, GDP-MP निकल कर आया है, या फिर आप कह सकते हो GVAMP निकल कर आया है। तो बस आप इसको क्या करोगे, आप कन्वर्ट कर दोगे, ग्रोस को नेट में करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन होगा, ओके, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए प्लस NFI होगा, फ्रॉम वाला याद रखिए 2 वाला माइनस हो जाएगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT होगा। क्या होगा, माइनस NIT होगा। तो वो कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है अगर आपको फुल फ्लेज्ड जो नेशनल इनकम कैलकुलेट आपको करना है, बड़ा क्वेश्चन आपको करना है, तो उसके लिए ये कन्वर्जन ज़रूरी है। कन्वर्जन के साथ मेथड से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड से क्या कैलकुलेट होकर आता है। तो बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड से आपका GVAMP कैलकुलेट होकर आता है, या फिर GDP-MP कैलकुलेट होकर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट होकर आता है। इसको आपको अब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे जिस एग्रीगेट को कैलकुलेट करने को बोलता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोलता है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे, कोई और एग्रीगेट कैलकुलेट करने को बोलता है तो वो एग्रीगेट कैलकुलेट कर दोगे। बस आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। सिंपल है, जो निकालना है उसको पहले लिखो और जिससे निकालना है उसको बाद में लिखो, और उसमें देखो कि यहाँ से यहाँ पर जाने में क्या क्या करना पड़ रहा है। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसका रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं हम कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमको देखनी है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमको पहले कंसिडर करनी है। सबसे पहला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूड नहीं करते हैं हम, सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करते हैं हम। जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, आप उसकी वैल्यू को इग्नोर कर दोगे अगर गिवन भी होगी तो। नेक्स्ट क्या है, कमीशन अर्न्ड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड, यानी जो वैल्यू है जब आपने सेकंड हैंड गुड्स बेची उसके बदले में जो पैसा मिला उसके बदले में उस वैल्यू को ऐड नहीं करोगे, लेकिन उसके बीच में जो ब्रोकर था जिसने को कमीशन दी गई उस कमीशन को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उसने एक सर्विस के बदले में वो उसको क्या है, इनकम जनरेट हो रही है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड
ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड, यानी आप अपने घर में रह रहे हो या फिर आप अपने लिए अपने बगीचे में सब्जियां उगा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ से बेसिकली होने वाला जो है उसको हम इनकम कंसिडर करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैलिड मेथड। यानी आप अपने घर में रह रहे हो तो उसकी सेविंग को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, आप अपने लिए सब्जियां उगा रहे हो उसको सेविंग करेंगे नेशनल इनकम में, आप खुद लेबर के तौर पर काम कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन याद रखना, सिर्फ गुड्स के लिए हम ये कंसिडर करते हैं, हम सर्विसेज के लिए कंसिडर नहीं करते, क्योंकि सर्विसेज को एग्जैक्टली उसकी मेन मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट मेन वैल्यू या फिर उसकी जो एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए सर्विसेज को एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। याद रखिए, किसको? ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स मींस परचेजेस और रॉ मटेरियल्स, उनको हम इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उसको माइनस कर देते हैं, यानी एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है खुद के घर में आप रह रहे हो तो एस्टिमेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि उस अगर आप अपने घर में नहीं रहते तो आपको रेंट देना पड़ता, अब रेंट आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपकी सेविंग हो रही है, सेविंग का मतलब इनकम, और इनकम पर नेशनल इनकम में हम उसको इंक्लूड करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? नाउ इस केस में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त होती है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है आपने एक ही वैल्यू को दो बार इंक्लूड कर लिया है। क्या कर लिया है? एक ही वैल्यू को दो बार इंक्लूड कर लिया है। यानी एग्जांपल के तौर पर आपने मोबाइल फोन बनाया, बैटरी आई, ठीक है, बैटरी प्लस में आपका आप मेमोरी कार्ड आप ले सकते हो, मेमोरी कार्ड भी है प्लस लेंसेज भी हैं, ठीक है, फिर मोबाइल फ़ोन आपका बनता है। अब मोबाइल फ़ोन बैटरी मान लीजिए 100 रुपये की थी, आपका जो मेन बॉडी थी, अब मेमोरी कार्ड था आपका वो 200 रुपये का था, ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट था जो आपका वो आपका लेंसेज जो थे, कैमरा जो था वो 500 का था, तो टोटल वैल्यू फ़ोन की कितनी होगी? 100, 200, 300, 500, 800। अब डबल काउंटिंग क्या करता है? डबल काउंटिंग करता है कि आप अलग अलग इनको भी इंक्लूड कर देते हो नेशनल इनकम में, और इस वैल्यू को, मोबाइल फ़ोन को अलग प्रोडक्ट समझ के उसको भी इंक्लूड कर देते हो। तो इस तरह तो ये टोटल वैल्यू आप इंक्लूड कर देते हो कितना? 1600, जबकि मार्केट में वैल्यू है कितनी? सिर्फ 800 है। तो इसको कहते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसके दो मेथड्स है जिससे उनको सॉल्व किया जा सकता है। पहला वैल्यू एडेड मेथड, इसका मतलब है सिर्फ आप एक साइड को कंसीडर करो, यानी जहां जहां पर वैल्यू एडिशन हो रहा है सिर्फ इसी साइड को कंसीडर करो, इस साइड को इग्नोर कर दो, यानी फिनिश गुड्स को इग्नोर कर दो, तो इस साइड का अगर लोगे तो 800 ही आएगा। दूसरा है फाइनल आउटपुट मेथड। क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड। इसका मतलब है आप इस साइड को कैंसिल कर दो और सिर्फ इस साइड को आप कंसिडर करो जो फाइनल गुड्स फाइनली मार्केट में यूज करने के लिए गिवन है। समझ में आया? क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वैल्यू एडेड मेथड का। इसी तरह ये प्रिकॉशंस आपको देखना है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेक्स्ट हमारा मेथड जो है वो है हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा इनकम मेथड। क्या है? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना क्वाइट इजी है। आपको चीज़ें याद रखनी है कुछ, जैसे कि सबसे पहला पार्ट आपको पॉइंट नंबर 1 याद रखना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कोई और चीज़ें भी आती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो एक बन गया ये, ठीक है। अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, वेल एंड गुड। अगर ये नहीं गिवन है तो आप इसके अंदर कुछ चीज़ें देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं? आप इसमें देखेंगे वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज देखेंगे। इसमें आप ऐड कर देंगे वेजेस एंड सैलरीज के साथ साथ आप इसमें ऐड कर देंगे क्या? इसमें आप ऐड कर देंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम।
ये याद रखना है, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज का नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको एम्प्लॉयज का पूछ लिया जाएगा तो उसको आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, एम्प्लॉयज का हमें कंसिडर नहीं करना है, बल्कि किसका करना है, एम्प्लॉयर्स का करना है। किसका करना है, एम्प्लॉयर्स का यहाँ पर हमको करना है। इसमें ऐड करेंगे हम, इसमें हम क्या, इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड थिंग, सॉरी, इसमें हम ऐड करेंगे सेकेंड थिंग, वो है आपका सरप्लस, ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें ऐड कर देंगे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस भी तीन चीज़ों से बेसिकली बना होता है। कौन कौन सी चीज़ें वो आपकी हैं, वो तीन चीज़ें हैं आपकी, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट क्या होता है आपका, रेंट होता है जब आप फिजिकल एसेट्स अपना किसी को यूज़ करने के लिए देते हो टेम्पररी, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो रेंट। रॉयल्टी होता है जब आप इनटेंजिबल एसेट्स या नॉन फिजिकल एसेट्स आप यूज़ करने के लिए देते हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर आपने दे दिया, अपना लाइसेंस आपने दे दिया, या अपना नेम ब्रांड वैल्यू आपने दे दिया यूज़ करने को, उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको रॉयल्टी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है आपका नेक्स्ट, एंड द थर्ड वन है आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना है आपका, प्रॉफिट जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं, प्रॉफिट में कंसिडर किया जाता है आपका, इसमें आपका आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस इसमें आप ऐड कर देते हो आप डिविडेंड, क्या ऐड कर देते हो, डिविडेंड ऐड कर देते हो, प्लस में आप इसमें ऐड कर देते हो कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, या फिर कॉरपोरेटिंग टैक्स प्रॉफिट, ये आप इसमें ऐड कर देते हो। प्रॉफिट किन की चीज़ों से मिलकर बनता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से बनता है, डिविडेंड से बनता है और कॉरपोरेशन टैक्स से बनता है, या फिर आप इसको कॉरपोरेट सेविंग भी कह सकते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या कह सकते हो, इसको कॉरपोरेट सेविंग भी कह सकते हो, कॉरपोरेट सेविंग भी कह सकते हो, किसको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। एंड लास्टली इसमें हम ऐड करते हैं, वो है आपका मिक्स्ड इनकम। क्या ऐड कर देते हैं, थर्ड है जो आपका वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। तो ये है आपका इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तीन पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, वेजेस एंड सैलरीज, पेंशन एंड रिटायरमेंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। याद रखना, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है आपका दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीज़ों से मिलकर बना है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर तीन चीज़ें गिवन होती हैं, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो, कॉर्पोरेट सेविंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस डिविडेंड, प्लस में कॉर्पोरेशन टैक्स, और लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ कंजप्शन। इसका मतलब है, मिक्स्ड इनकम का मतलब आप खुद अपने कामों के लिए अपने लिए उगा रहे हो, कोई भी चीज़ अपने लिए कर रहे हो, वो सारा आपके लिए क्या है, आपकी इनकम है। जैसे मैंने आपका कहा, आप खुद के घर में रह रहे हो, तो इन तीनों चीज़ों को जब ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इन तीनों चीज़ों को जब ऐड कर देते हैं तो 1 + 2 + 3 सिचुएशंस को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल कर आता है NDPFC। क्या निकल कर आता है, NDPFC निकल कर आता है। अगर आप इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस में करना चाहते हो, नेशनल इनकम में, जो कि हमारा क्या है, NNPFC, और हमें गिवन है NDPFC निकल कर आता है, तो सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए हमें NFI ऐड करना होता है, याद रखिए, ठीक है। वैल्यू मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से क्या कैलकुलेट करके आता है, कौन सा एग्रीगेट आता है, GDPMP या फिर GVAMP। इनकम मेथड से कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आता है, NDPFC। और बस नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो NNPFC को नेशनल इनकम कहते हैं। ये बेसिकली आपका डोमेस्टिक इनकम होता है। क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम आपका होता है। क्लियर है, समझ में आया एवरीबॉडी। नाउ इसके रिलेटेड भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस है जो हमें लेना है वाइल कैलकुलेटिंग
नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से वो कौन कौन से, तो याद रखिए जब ये चीज़ें जो हैं कौन कौन सी हैं। पहला, ट्रांसफर इनकम्स नॉट इंक्लूडेड, ट्रांसफर इनकम्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती हैं? ट्रांसफर इनकम होती है डोनेशंस, हेल्प, चैरिटी, जो वन वे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी आपने स्मगलिंग की है, ड्रग्स आप बेच रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा, ब्रोकरेज इन ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स इंक्लूडेड, शेयर्स का लेन देन करते हो, परचेज एंड सेलिंग करते हो, उसमें जो ब्रोकरेज कमीशन मिलती है उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेम्स, विंडफॉल गेम्स मतलब है जुआ जो आप खेलते हो, लॉटरी सिस्टम जो आप कह सकते हो, या फिर पत्ते आपसे कह सकते हो कि एकदम से आपको इतना पैसा मिल जाता है, जैसे लाइक ड्रीम 11 पर आप रुपए पैसा लगाते हो, तो ये क्या है? विंडफॉल गेम्स, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इनकम टैक्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो कंपनसेशन, अब गवर्नमेंट की इनकम तो हुई नो डाउट, लेकिन वो पैसा कितना का था? एम्प्लॉइज का था, एम्प्लॉइज की इनकम में से आप काट रहे हो, तो वहीं के वहीं है ना, फ्लो तो वहीं के वहीं है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। नाउ वेरी लास्ट मेथड जो हमारा है वो है हमारा बेसिकली, लास्ट मेथड जो हमारा है वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली इसमें भी हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखते हैं, तो सबसे पहला है जो इसमें कैलकुलेट करके आता है वो है आपका, सबसे पहला जो इसमें वो होता है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने ऊपर कर रहे हैं उसको हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे इसमें हम, नेक्स्ट है हमारा वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इसमें फिर से ऐड कर देंगे हम इसमें नेक्स्ट जो है उसमें हम ऐड कर देंगे वो है हमारा थर्ड है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे कैलकुलेट होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कैसे कैलकुलेट होकर आता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इसमें ऐड कर देंगे हम बेसिकली, इसमें ऐड कर देंगे हम क्या ऐड कर देंगे? फोर्थ वन इसमें हम कर देंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिए कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्ट, तो आप कह सकते हो ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एक बनता है ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक बनता है चेंज इन स्टॉक। ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है बेसिकली आपका। कौन कौन सा है? ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन चीजों से मिलकर बनता है, वो कौन कौन सा है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका जो नेक्स्ट है वो है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में है इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स। क्लियर है? चेंज इन स्टॉक आपका जो बनता है वो बनता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस
ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस आपका बनता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये आपका पूरा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड से कैश एंड नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहना फाइनल कंजप्शन, याद रखना फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर अब यहाँ पर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, देन ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ये दो पार्ट से बनता है, ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक। ग्रोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बनता है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बनता है, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड से बनता है, और चेंज इन स्टॉक हमारा निकल के आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एक ही चार्ट में मैंने पूरा बना दिया है। अब ये आपको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये ग्रोस गिवन है कि नेट गिवन है, ये ग्रोस गिवन है कि नेट गिवन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इन चारों चीजों को हम ऐड कर देते हैं, एडिंग करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 को जब ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आता है GDPMP। क्या निकल कर आता है? GDPMP निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? GDPMP। याद रखिए, अगर यहां पर ग्रोस गिवन है तो GDPMP, अगर इस ग्रोस की जगह अगर यहां पर भी नेट लिखा हो, क्या लिखा हो? नेट यहां पर लिखा हो, तो याद रखिए ये नेट यहां पर फिर GDPMP ना निकल कर यहां पर क्या निकल कर आएगा? यहां पर आपका निकल कर आएगा ये NDPMP। क्या निकल कर आएगा? NDPMP निकल कर आएगा। क्लियर है? फिर से बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। अगर यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो आपकी वैल्यू जो आंसर आएगा वो ग्रॉस में आएगा GDPMP। अगर यहां पर क्वेश्चन में नेट गिवन है तो आपका आंसर भी किस में आएगा? नेट में आएगा, NDPMP। तो आपने यहां पर देखिए एक चीज कि अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों से हमारा एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है, वो है क्या है? GDPMP निकल कर आ रहा है, या फिर आप कह लो GVAMP, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये निकल कर आ रहा है। अगर इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करते हो, अगर इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करते हो तो याद रखिए इनकम मेथड से कैलकुलेट करने पर हमारा क्या निकल कर आता है? NDPFC निकल कर आता है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द मेन फॉर्मूलेज ऑफ, आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड का कैसा है कैसा नहीं है। एंड द लास्ट वन हम देखते हैं कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको लेनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रिकॉशंस व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, पहला, ओनली फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज टेकन, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, याद रखिए इंटरमीडिएट एग्जाम में फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी को कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज या एक्सपेंडिचर करना वो इंक्लूड नहीं होता है। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बोर्ड्स नॉट इंक्लूडेड, शेयर्स एंड बोर्ड्स पर हम इंक्लूड नहीं करते एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल एसेट्स आपके पास नहीं आते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क यहाँ पर होता है आपका। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, आपने किसी को भीख दे दिया, आपने चैरिटी कर दिया, आपने किसी की मदद कर दी, उसको भी इंक्लूड नहीं करते एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हुए नेशनल इनकम। एंड द लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड, सेल्फ कंजप्शन पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो, आप अपना घर बनाया, आपने अपने लिए क्रॉप प्रोड्यूस करी, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो नेशनल इनकम का जो प्रोस्पेक्टिव जो मेथड्स हैं कैलकुलेटेड वो हम सब यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास है हमारी नेशनल इनकम पर, उसके बाद हम नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग पर देख लेते हैं। वेरी लास्ट स्टेज में हम आ जाते हैं डूज एंड डोंट्स के, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है वाइल एस्टिमेटिंग और कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले देखते हैं गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से अगर गिफ्ट्स होता है, गिफ्ट्स आते हैं तो बेसिकली कौन सी पेमेंट्स होती हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड
नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं, इसके बदले में आपने काम तो किया नहीं है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जिन चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते पहले उनको देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो वो तो आप काम नहीं कर रहे हो ना, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपको सिंपली पेमेंट की जा रही है, उसके बदले में वो आप इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम। फाइनेंशियल हेल्प टू सुनामी विक्टिम्स, ये भी एक मदद के तौर पर, हेल्प के तौर पर, चैरिटी के तौर पर है, ये भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। परचेज ऑफ वेजिटेबल्स बाय अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट वेजिटेबल्स परचेज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, तो रॉ मटेरियल्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय अ फैक्ट्री, ये भी उसके लिए एक इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया है, इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन बनाने में हेल्पफुल हो रहा है। लीजर टाइम एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग वेजिटेबल्स बाय हाउस होल्ड इज इन इज किचन गार्डन, इनको भी हम क्या है इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम इंक्लूड करने में। सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसवाइफ कोई सर्विस दे रही है, खाना बना रही है, अम्मी हमारी खाना बनाती हैं, वो खाना बनाकर खिलाती हैं, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रोड में कोई सन वर्क कर रहा है और एक मदद के तौर पर अपनी फैमिली को पैसे दे रहा है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में उस बंदे की में जिसको मिल रहा है। सन की में होगा लेकिन पेरेंट्स के में नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर्ड टू हिम, ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मदद के तौर पर आपने पैसा दिया है उसको। क्लियर है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज नॉट इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज इट फ्लोज आउट टू प्रॉफिट एज अ ट्रांसफर पेमेंट टू दी गवर्नमेंट, आउट ऑफ प्रॉफिट देता है तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है डू इंक्लूड, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में जो भी होता है उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट जो दी जाती हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स दिए जाते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स का इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉयज का नहीं करते हैं। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन बिल्डिंग रेंटेड आउट, ऑब्वियस सी बात है वो इनकम है, उसको भी हम रिसीव करते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। वेजेस को भी हम इंक्लूड करते हैं, सैलरी को भी हम इंक्लूड करते हैं, और डिविडेंड जो हमको मिला है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप पोज करके स्क्रीन को सही तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक दैट इज मनी एंड बैंकिंग। थैंक यू।